अच्छे बच्चे सलाह बहुत मानते हैं। अच्छे बच्चों से मैं ये कहता हूँ कि फ़ोन आपसे दूरी पर होना चाहिए, जहाँ पर आपकी उँगलियाँ ना पहुँच रही हों उस फ़ोन तक, ठीक है? और अपने कान में आप जो भी पढ़ते हो या ऐसे घर में रखे हुए हैं, तो ऐसे ही फ़ोन रख सकते हैं। तो उस फ़ोन को जब आप रख रहे हैं, तो बड़े ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। अच्छे स्टूडेंट का यही धर्म है। बाकी आप अगर खिटपिट में लगे रहोगे तो इसका मतलब आप ध्यान कमेंट सेक्शन की तरफ देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे बाद में जुड़ेंगे। मैं इस बात को अभी कह रहा हूं, तो आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं तो उसका चुनाव आप करें। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं भैया, हमें तो कमेंट से ही प्रैक्टिस होती है, उसी की हमारी आदत बनी हुई है। तो छोड़ोगे धीरे धीरे, शुरू करें। देखना जरा ध्यान से। शास्त्रीय नृत्य विधाएं, नृत्य विधा का मतलब क्या होता है? क्लासिकल डांस। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा क्लासिकल डांस क्या होता है, तो आपके अंदर क्या इमेज बनती है? एक तो वो डांस है जो आप डीजे पे करते हैं, नागिन डांस। एक वो डांस है जो आपको आता नहीं फिर भी कर लेते हो, तो वो कोई डांस क्लासिकल थोड़ी है। क्लासिकल डांस वो है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, यानी जो बहुत पुराने समय से होते आए हैं, जिनके स्टेप्स फिक्स हैं कि इस समय पर यही होना है, शुरुआत इसी स्टेप से होनी है और अंत इसी स्टेप पर होना है। ऐसा नहीं कि नाचते नाचते आप नाली में गिर पड़े, तो वो कोई डांस थोड़ी है ना, वो कोई स्टेप है। तो स्टेप क्या है? फिक्स है कि इसी तरह से होगा। मान के चलो, अगर उंगलियों से ओम बनाना है तो डांस में जिस टाइम पर उंगलियों से ओम बनना है वो उंगलियों से ओम बनना ही चाहिए। कटका आपका, उसको बोलते कटका हस्त मुद्रा बननी चाहिए, ओम जिसको हम कहते, तो वो फिक्स टाइम पे बनेगी। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे, जो प्राचीन ग्रंथों में थे वो क्लासिकल डांस थे। अच्छा, शास्त्रीय जो नृत्य हैं, जो क्लासिकल डांस है, उनके बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। न जाने कितनी बार पूछा जाता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो क्या कहेंगे? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भैया भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। और ये इतनी पॉपुलर किताब हुई कि इसको पांचवा वेद कहा जाने लगा। पांचवा वेद, आप जानते हैं नंबर ऑफ वेदास कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है, जिसमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया कौन सा है? वो अथर्ववेद है। ऐसे ही 5। अब ये मत लिख देना एग्जाम में कि वेदों की संख्या 5 है, नहीं। पांचवा वेद किसे माना जाता है, अगर ये पूछे तब ही लिखना है नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा। किसके बारे में बताता है? तो आप कहेंगे भैया ये हमको बताता है आपका किसके बारे में? क्लासिकल डांस के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाए क्लासिकल डांस का टोटल नंबर कितना है, बोलो फटाफट से। 8। भैया कई जगह 9 लिखा होता है, तो उसके लिए ये पढ़िए। जो हमारा साथी कल्चरल मिनिस्ट्री है वो कहता है कि 9 है, और उसके अनुसार 9वां छऊ माना गया है। लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है जो 1953 में बनी, तो इसका इंपॉर्टेंट है, और संगीत नाटक अकादमी जो अनाउंस कर देती है वही माना जाता है। तो संगीत किसके अनुसार 8 है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। भैया एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? एग्जाम में आपको लिख के आना 8। कितना? 8। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय है, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, ये कहती है 9। तो नवा किसको मानती है? छऊ। तो भैया क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल मिनिस्ट्री हाउ मैनी क्लासिकल डांसेस। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार क्लासिकल डांस का संख्या कितनी है, तब आप आंसर लिख के आएंगे 9। तो यानी जब तक इस वर्ड को ना दे दे तब तक आपको 9 नहीं लिखना है। डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, पीआरटी के एग्जाम में, डीएसएसबी में। ध्यान रहेगा, ठीक है। बड़ी छोटी छोटी चीजें होंगी, ध्यान रखने या भूलने जैसी कोई बात नहीं होगी। संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी कब बनी? 1953 में। तो शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, वो 8 कौन कौन से हैं उनको भैया देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जो नवा शास्त्रीय नृत्य था उसको मैंने क्या कहा? छऊ को नवा भी माना जाता है, 9th भी। और साथ ही याद रख लेना इसको सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। आधा शास्त्रीय मानते हैं, भाई वो तो मानते ही नहीं 9 है, वो मानते 8। और इसको छऊ को क्या कह देती है संगीत नाटक अकादमी? संगीत नाटक अकादमी कहती है कि ये सेमी क्लासिकल है, इसको क्लासिकल माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स हैं वो टाइमली फिक्स नहीं है, टाइम के अनुसार फिक्स नहीं है। ओके, इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को क्या है?
यूनेस्को सुना है आपने कभी या नहीं? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को कहता है कि पूरी दुनिया में जो हमारी संस्कृति की चीजें हैं, जो हमारी कल्चरल थिंग्स हैं, उनको हमको आइडेंटिफाई करना होगा, और वो पूरी दुनिया में करती है। तो जैसे भारत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक तो ये यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को एक तो बोलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मुझे बताओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं भारत में? जो भारत में साथी आपका, जिनको हम बोलते हैं क्या, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर स्थल भारत में कितने हैं? अभी ये नोट नहीं करना, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। विश्व धरोहर स्थल क्या बोलेंगे? 43 हैं। अभी आप जानते हैं क्या बोलेंगे? कौन सा है? अभी मोडियम्स बना है आपका, कौन सा बना है? वो 43वीं साइट बना है, असम में है मोडियम्स। तो ये सारे वो हैं। जैसे इसमें आपका, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं बेसिक नॉलेज के लिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ताजमहल भी है, बड़ी छोटी सी बात, 1983 में उसको सेलेक्ट किया गया था। तो ताजमहल को आप बस इतना बताइए, छू सकते हैं या नहीं? यानी ताजमहल जो है वो टेंजिबल है या नहीं है? सिर्फ इतना भर बताइए मुझे, आप ताजमहल को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं या नहीं? तो जो चीजें जो आपका सच में मौजूद हैं, जिनकी एक फिगर है, जिनका एक शेप है, जो सॉलिड है, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सब विश्व धरोहर स्थल हो सकते हैं। यूनेस्को उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। बात क्लियर? विश्व धरोहर स्थल कौन हो सकते हैं? जिनको छुआ जा सकता है, टेंजिबल है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्या? अमूर्त सूची, यानी कि इंटेंजिबल लिस्ट में कौन आएगा? ऐसे ही यूनेस्को जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुनता है, भारत में ICH कितनी है? कोई बच्चा जो पुराने छात्र जानते हो, उनसे उम्मीद करता हूं नए बच्चे परेशान ना होना, आप भी जान जाओगे अगर ये जानते हैं तो, क्योंकि इन्होंने भी पढ़ के ही जाना है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मैं बात करूं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मैं बात करता हूं आपसे, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक, क्या बोलेंगे? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, उनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे भैया अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत हैं वो भारत में 15 हैं। कितनी है? 15 हैं। ठीक है, वैदिक जप सबसे पहली थी, और अभी आपका क्या बोलेंगे? 15 है। 15वीं है जो आपका साथी गरबा डांस है। गुजरात का जो गरबा डांस है उसको 15वीं ICH चुना गया है। देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखा 15। अच्छा देखना आप ध्यान से मेरी बात को। तो अमूर्त का मतलब क्या हुआ? अब जैसे छऊ एक डांस है, आप छऊ डांस को टच कर सकते हैं क्या? यस और नो? मैं आपसे बोलूं आप नागिन डांस करने वाले को ही तो टच कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कोई आपका कथकली को परफॉर्म कर रहा है, तो आप कथकली को छू पाएंगे क्या? या आप डांसर को छू पाएंगे? तो आप कहेंगे भैया डांसर को तो छू सकते हैं, तो डांसर तो टेंजिबल है, लेकिन जिसको छुआ नहीं जा सकता वो इनटेंजिबल है, अमूर्त है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है, यानी उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है। ठीक है, सिर्फ फीलिंग्स हैं। सिर्फ क्या है? फीलिंग्स है। तो समझ गए अमूर्त सूची क्या होती है। तो यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में छऊ को शामिल किया गया था। अब छऊ कितने प्रकार का होता है? बोलो फटाफट से, छऊ कितने प्रकार का होता है? तो याद रख लेना इसके 3 प्रकार हैं, और ये 3 स्टेट्स में होता है। कहां कहां पर? मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में होता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है। तो मयूर किसको कहते हैं? मोर को। मोर क्या होता है? उड़ जाता है, उड़ जाता है, मोर उड़ जाता है। ठीक है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, पूरी स्टेटिक जीके में इसको बोलता हूं बंगला। तो कोई बंगला खरीदने गया, तो बंगला खरीदेगा तो आधा बंगला खरीदेगा या पूरा लेगा बंगला? तो पूरा लिया बंगला। पुरुलिया छऊ कहां का है? वो पश्चिम बंगाल का है। तीसरा जो बचेगा सरायकेला, तो आप बोलेंगे वो झारखंड का है। कोई दिक्कत है भैया इसमें? जब ट्रिक्स की बात आएगी, जो ट्रिक से याद करने लायक चीज है उसको ट्रिक से करेंगे, बेवजह की चीजों को ट्रिक से नहीं याद करेंगे। उसके लिए आपको एक अच्छे छात्र की तरह, एक सिविलाइज्ड स्टूडेंट की तरह याद करना होगा। बात